ये एक अभिशाप जो है बैला ढोने का सर पे या सीवर की सफाई करते हुए मौत का, ये जो एक शर्मनाक काम आज भी हिंदुस्तान की सरकारें बंद नहीं कर पाई हैं, इसके लिए जिम्मेदार है उनको अभियुक्त बना के उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो अछूत शब्द है और अछूत की तरह जो व्यवहार किसी के साथ किया जाता है, उसकी पीड़ा सदियों तक रहती है उसके दिमाग में, आने वाली पीढ़ियों तक रहती है। जब घोड़ी पर बैठने से रोका जाता है, जब मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है, जब कोई आपके बगल में बैठ के खाने के लिए तैयार नहीं होता है, जब आपको स्कूल में बच्चों के साथ अलग बिठाया जाता है, जब आप महान के आंदोलन को याद करते हैं कि एक तालाब में जहां पे जानवर को पानी पीने की इजाजत थी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दलित समाज के लोगों के साथ मिलकर वहां तालाब में पानी पीने के लिए संघर्ष किया और उनके ऊपर बाकायदा उनके लोगों पर लाठियां चलाई गई, उनको मारा गया, उनके घर जलाए गए पानी पीने के लिए, तालाब में पानी पीने के लिए। कल्पना कीजिए। और जब हम ये देखते हैं कि एक बच्चे ने गुजरात में गेंद छू ली, उसका अंगूठा काट लिया, जब हम देखते हैं कि सीआरपीएफ का एक जवान बुलंदशहर में घोड़ी पे चढ़ के शादी करना चाह रहा था, उसको पुलिस की सुरक्षा देनी पड़ती है। ये आज हो रहा, कोई कथावाचक है तो उसको मार दिया जा रहा है इसलिए कि भाई उसको कथा करने की इजाजत नहीं है क्योंकि उच्च जाति से नहीं है। तो ये विचार, ये मानसिकता, ये भावना, ये कैसे बदलेगी? आरक्षण का ठीक कह रहे थे अभी धिंगाल साहब ने भी कहा और आप लोगों ने भी कहा, निजीकरण की जो प्रक्रिया चल रही है इसमें फिर आरक्षण कहां बचता है? सारे पीएसयूज को बेचे जा रहे हैं, सारे पब्लिक सेक्टर को बेचे जा रहे हैं। आउटसोर्सिंग एक ऐसा शब्द है, उसके नाम पे सफाई कर्मचारी हो आउटसोर्स करो, क्लरिकल जॉब हो आउटसोर्स करो, जहां आपको कुछ नौकरियां मिल सकती है उनको आउटसोर्स करो, 20,000 15,000, वो शोषण हो रहा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि हमको दूसरे मुद्दों में ज्यादा उलझाया जा रहा है, जिसकी ओर हमें ध्यान देना पड़ेगा। गैर जरूरी मुद्दे, झगड़े के, फसाद के, लड़ाइयों के, धर्म के नाम पे इन मुद्दों में उलझने की कोई आवश्यकता नहीं है। हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है तो समाज के अंतिम व्यक्ति की लड़ाई को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। आप मुझे बताइए कि आरक्षण का विरोध इस देश में किस मुसलमान ने किया? उसका नाम बताइए, बताइए आप। किसी मुसलमान ने किया क्या? आरक्षण का विरोध किसी मुसलमान ने किया? किसी मुसलमान ने आपसे कहा कि आप हमारे बगल में बैठ के खाना नहीं खा सकते? किसी ने कहा कि भाई हमारे इलाके में तालाब है, आप पानी यहां नहीं पी सकते? किस मुसलमान ने प्रथा बनाई कि आपको अपने घर में हाड़ी बांध के घूमना पड़ेगा और पीछे आपको झाड़ू बांध के घूमना पड़ेगा? किस मुसलमान ने कहा? बताइए, कहा किसने? तो समाज की जो सच्चाई है उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। ये जो हजारों साल की परंपरा है, अछूत शब्द जो आपने यहां पे बोला ना, इसको जब आप इसकी पीड़ा को देखते हैं, महसूस करते हैं, गांवों में जाते हैं, शहरों में जाते हैं, बड़े बड़े पदों पे लोग हैं, लेकिन बावजूद इसके उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है कि ये एहसास कराया जाता है कि नहीं, आप इस जाति से हैं इसलिए आप यहां नहीं बैठ सकते, यहां नहीं खा सकते, यहां नहीं चल सकते। इसका जो ध्वंस होता है वो मानसिक भी होता है और दिल में भी ये बातें बहुत चुभती हैं, बच्चों के लिए भी, परिवार के लिए भी, पीढ़ियों के लिए भी। उसके लिए भी बहुत प्रयास करने की जरूरत है। मैं तो क्षत्रिय समाज में पैदा हुआ, सबसे ज्यादा गाली अपने समाज के लोगों से खाता रहता हूं, लेकिन मैंने कभी इसकी चिंता नहीं की। मैंने कहा ठीक है, आप गाली देते हो, तो हमें जो बोलना है वो हक की बात बोलना है, हमको जो बोलना है वो सही बातें बोलना है। 23 एफआईआर मेरे ऊपर की गई, एक दिन में 23 एफआईआर उत्तर प्रदेश के अंदर की गई, क्योंकि मैंने कहा भाई जातिवाद मत कीजिए आप। और मेरा ऐसा मानना है कि जब आप
न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं तो न्याय कीजिए, आप भेदभाव मत कीजिए। किसी भी जाति से आप हैं, आपको न्याय करने की जिम्मेदारी मिली है। अगर आप किसी पद पे बैठे हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, चाहे प्रधानमंत्री है, चाहे विधायक है, चाहे सांसद है, आपके दरवाजे पे अगर कोई आ गया, अगर आपसे कोई न्याय की गुहार कर रहा है, उसके साथ न्याय कीजिए। आपको जाति पूछने का वहां पे अधिकार नहीं होना चाहिए, तभी समाज को आप आगे बढ़ा पाएंगे, ऐसे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो जब देश का कानून कहता है भाई अनिवार्य रूप से मुफ्त शिक्षा आपको मिलेगी, तो आपको अनिवार्य रूप से मुफ्त शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है, वो कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, आम आदमी पार्टी की हो, किसी भी सरकार हो। लेकिन जब मैं वो दृश्य देखता हूं कि इसी दिल्ली में, देश की राजधानी में, मार्शल लगा के बच्चों को रोका जाता है, नहीं अब आप 80% फीस बढ़ गई है, 90% फीस बढ़ गई, फीस लेके आइए तब आप दाखिला पाएंगे स्कूल के अंदर। रोते बिलखते बच्चों के गेट पकड़ के रोते बिलखते हमने तस्वीरें देखी। और मैं जिस राज्य में आता हूं वहां फैसला हो गया कि 27,000 स्कूल बंद हो गए बच्चों। तो बाबा साहब का जो सपना था, जो बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, तो कहां से वो पूरा होगा सपना अगर आप 27,000 स्कूल बंद कर रहे हैं। इसका मतलब आप लाखों बच्चों का जीवन प्रभावित कर रहे हैं। और वो कौन है? मैं गया था जौनपुर के गांव में, पति पत्नी दोनों आए अपने बच्चे को लेकर। मैंने कहा कहां है आपका स्कूल? बोले यहां से 3 किलोमीटर दूर है। तो मैंने कहा तो बच्चे अब आपके जाते हैं पढ़ने के लिए? बोले नहीं, हमने पढ़ाई बंद करा दी। तो हमने क्यों बंद करा दी? तो बोले मैं मजदूरी करता हूं, तो मैं सुबह अपने बच्चे को यहां पे छोड़ के जाता था, तो सुबह मेरी पत्नी घर का काम करती थी, तो दोपहर में जब छुट्टी होती थी तो मेरी पत्नी उस बच्चे को लेने के लिए आ जाती थी। अब ये संभव नहीं है कि मैं 3 किलोमीटर दूर अपने बच्चे को छोड़ने जाऊं और फिर मेरी पत्नी 3 किलोमीटर दूर उस बच्चे को लेने के लिए जाए, इसलिए हमने अपने बच्चों की पढ़ाई बंद कर। और ऐसी एक नहीं सैकड़ों कहानियां मैंने सुनी, अलग अलग गांवों में देखा। सिर्फ गरीबों के बच्चे वहां, मजदूर के, दलित समाज के, पिछड़े वर्ग के लोग। और मैं अपनी एक वाकया बता के अपनी बात को खत्म करूंगा। मैं एक बार रेलवे से यात्रा कर रहा था और शुक्ला जी मैं जा रहा था पंजाब शताब्दी से, तो कुछ रेलवे कर्मचारियों के नेता थे, वो आए मेरे पास सीट के पास, बोले आप संजय सिंह जी? हमने कहा। तो बोले कि मैं रेलवे कर्मचारियों का संगठन चलाता हूं और आपका क्या कार्यक्रम है? मैंने कहा मैं तो जा रहा हूं पंजाब, तो वापस कब आएंगे? तो मैंने कहा इसी ट्रेन से मैं रात में वापस आऊंगा। तो कहने लगे कि ठीक है, रोहतक में हम आपको शाम को मिलेंगे। मैं लौट के आया तो वहां पे कम से कम 150 सफाई कर्मचारी वर्ग के लोग खड़े थे अभिनंदन करने के लिए, और उन्होंने कहा कि आपने मेरा मुद्दा सदन में उठाया, इसलिए हम आपका अभिनंदन करने के लिए आए। अब मुझे याद नहीं था कि मैंने अभी किसी साथी ने यहाँ पे जिक्र किया, तो जब भी समाज के वंचित वर्ग का कोई मामला आएगा, और स्वामी जी भी इस बात को जानते हैं, हमारा कोई इस बात की कभी चिंता मैंने नहीं की जीवन में कि इससे मेरा राजनीतिक फायदा है कि नुकसान है, लोग मुझसे खुश होंगे कि नाराज होंगे। समाज के वंचित वर्ग का जब भी मामला आएगा, सफाई कर्मचारियों का जब भी मामला आएगा, आपके हक की बात जब भी होगी, मजबूती से आपको मेरी आवाज सदन में और सड़क पे हर जगह सुनाई देगी। ये विश्वास दिलाकर मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, आपने मुझे यहाँ बुलाया और अपनी बात की